हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को, एंड टॉपिक क्या है तो शेयर मार्केट में आप सभी लोगों को ये बात तो मैंने काफ़ी बार रिपीट की है, जो कि हमेशा हर वीडियो में मैं करते रहता हूँ कि ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ग्रोथ किसकी? ऑब्वियसली बिजनेस की। जो कंपनी धंधा कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, अगर उसमें ग्रोथ ही नहीं है तो कंपनी के शेयर प्राइस में क्या ग्रोथ होगी? कुछ भी नहीं होगी। एंड अगर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है तो डेफिनेटली कंपनी, किसी भी साइज़ की कंपनी क्यों ना हो, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़रूर देगी। सो काफ़ी लोगों के कमेंट तो यहाँ पे आते ही है, सर ग्रोथ वाली कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है। बट उसी के साथ साथ और भी अलग अलग रिक्वेस्ट भी रहते हैं, जैसे कि सेफ्टी भी होनी चाहिए करके। ठीक है, मतलब बेसिकली वो रिस्क ज़्यादा लेने से कतराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में ऐसे कंपनीज़ की बात करेंगे जहाँ पे देखा गया तो वो कंपनियाँ साइज़ में बड़ी है, एंड कंपैरेटिवली अगर देखा गया, मतलब बड़ी कंपनी, उसी के साथ साथ वहाँ के उनके बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस यहाँ पे इन कंपनीज़ में बढ़ जाते हैं। बट ऑब्वियसली ये सारी कंपनियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, स्टडी पर्पज़ के लिए है। डिस्क्लेमर क्लियर कट लेना, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, बेच वॉट एवर एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, एंड जैसे कि रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में कि सेफ्टी चाहिए करके, तो इसलिए हम लोग बड़ी कंपनीज़ के यहाँ पे बात करने वाले। बट अगर आपको छोटे कंपनीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए जहाँ पे ग्रोथ रहेगी करके, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। कल परसों हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे लोग छोटे कंपनी में ऐसे ही चले जाते हैं और 10, 15, 20% की भी गिरावट उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए इस प्रकार के वीडियोस में कंपैरेटिवली थोड़े कवर यहाँ पे करता हूँ। एनीवेज, फिर भी अगर आपको चाहिए इस प्रकार के वीडियोस, रिस्की टाइप के वीडियोस, जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा रिस्पांस आया तो जरूर इस टॉपिक को भी मैं कवर जरूर करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे अभी हम लोग आएंगे कुछ बड़े कंपनीज जहाँ पे इनके बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है, तो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते करके। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको कोई ऐसा हिडन विडन नाम नहीं मिलेगा भाई। मैं हमेशा उन्हीं कंपनीज के साथ ज़्यादा जुड़ा रहना पसंद करता हूँ जहाँ पे वो परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, सो अगर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो सेगमेंट है आपको पता ही है भाई, इस बिजनेस में ही ग्रोथ है। ठीक है, आपको सेक्टर, सबसे पहले तो सेक्टर देखना आना चाहिए भाई कि वो सेक्टर में ग्रोथ है क्या। सो इस सेक्टर में डेफिनेटली ग्रोथ है, एंड आपको पता ही है मैं कौन से कंपनी की बात करने वाला हूँ। बड़े साइज़ की कंपनी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, पहले कंपनी 2 डिजिट में देखने को मिलती थी, बाद में 3 डिजिट, 100 का 150, 150 का 200, 200 का 250, 300, 350, अभी 400, अभी ऑलमोस्ट 450 के ओर जा रहा है कंपनी टाटा पावर। ठीक है, तो टाटा पावर में वो पॉइंट ज़रूर नज़र आता है। अगेन कह रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप बिजनेस को समझो। बिजनेस को समझना मतलब क्या कि कंपनी की जो कमाई होती है, पावर बनाकर कंपनी का जनरेट करके 43.6% का यहाँ पे कमाई यहाँ पे होती है। ठीक है, आप प्रॉफिट भी चाहो तो बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें। देन उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उससे कंपनी 31% कमाती है। 100 रुपये अगर कमाती है तो उसमें से 43 रुपीज़ उससे कमाती है, पावर बनाने से रिलेटेड। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 31 रुपया कमाती है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फिलहाल कंपनी कमाती है 23.5 रुपया, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। सो यही जो पॉइंट है दोस्तों, कितना कि कंपनी अभी 23.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये पॉइंट आने वाले समय में 50% के भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, और जाएगा भी, बट इसके लिए टाइम लगेगा। अगर इस थियोरी के ऊपर अगर आपका भरोसा है तो फिर आप चाहो तो इस सेगमेंट वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, या फिर टाटा पावर को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थियोरी बकवास है तो फिर इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोगों को चाहिए शॉर्टकट। कोई तो आके उनको शेयर बता दे, वो पूरा पैसा लगा दे, फिर वो सोएंगे, आराम से उठेंगे और पैसे बनेंगे। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, यस, शेयर जब गिरता है तब आधे लोगों की पोल खुल जाती है। पोल खुल जाती है मतलब क्या, पता चल जाता है भाई, कमेंट से ही पता चल जाता है कि इन्होंने 1% की भी स्टडी नहीं की है, बस ऐसा ही तुक्का लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को समझा के कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके खुद की स्टडी है ही नहीं। आप क्या बताओगे उनको कि क्या करना है कंपनीज़ में। ठीक है, तो खुद की स्टडी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब आपका खुद का लॉजिक क्लियर होता है ना भाई, तो आपको पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस क्या ख़त्म हुआ क्या। शेयर प्राइस कल अगर मान लीजिए टाटा पावर का 430 से मान लो 300 आ गया, तो क्या दुनिया ख़त्म होगी? क्या नहीं होगी। हाँ, चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या बिजनेस कोई रिन्यूएबल एनर्जी का डिस्टर्ब हुआ है क्या, ख़त्म हुआ है क्या, क्या सरकार के कोई न्यू रूल्स रेगुलेशन आए हैं क्या। ऐसा कुछ है तो फिर डिसीजन लेना पड़ेगा हमें। पर ऐसा अगर कुछ नहीं है देन इट्स फाइन, ओके, कंटिन्यू करना पड़ेगा, इतना सिंपल होता है। बट नहीं, हमारा स्टेप 1 ही गलत है। क्यों? हम जाएंगे ऐसे रैंडमली किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे, एंड इसीलिए तो 99% लोग पैसा खोते हैं, वो सीरियसली लेते ही नहीं इन चीज़ों को। एंड बाद में पोस्टमार्टम करके क्या फ़र्क पड़ने वाला है भाई, कुछ भी नहीं होगा। पहले ये मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल कि पहले मेहनत करो, इन चीज़ों को जानो। अगर आपको लगता है कि किसी बिजनेस में ये पोटेंशियल है जिसमें ग्रोथ है, गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। नीचे आ रहा है
क्या वो जो चीज़ के चलते हम लोगों ने एंट्री ली थी, क्या वो जो चीज़ें जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर में देखा गया, तो क्या ये पिलर अभी भी मजबूत खड़ा है तो ठीक है भाई, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, जिस वक्त लगेगा भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अभी वो जोश नहीं रहा, सरकार ने कोई न्यू रूल्स रेगुलेशन नए ला दिए, अभी ये बढ़ नहीं पाएंगे शायद से, तो चलिए टाटा बाय बाय बोल दीजिए। कितना सिंपल है समझिए। बट नहीं, हमें तो बिजनेस नहीं समझना है, हम तो बस ऐसे तुक्केबाजी करेंगे। क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा, और अभी खरीदना मतलब ये वापस 400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे ख्याली पुलाव अगर चलाते रहोगे तो कैसे टिक पाओगे बाजार में, क्योंकि प्राइस किसी के हाथ में नहीं है भाई। मेरे हाथ में होता तो भाई मैं कभी गिरने ही नहीं दूंगा, कितना सिंपल है। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में वही है कि जिस कारण के चलते मैं स्टॉक में जा रहा हूँ, वो कारण जब तक जीवित है, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी उस कारण के चलते ग्रो करेगी, तब तक उस कंपनी में बने रहना होता है। बाकी चीज़ें तो डिस्को डांसिंग यहाँ पे चलती रहेगी। कोविड आएगा, सीधा स्टॉक 70-80% क्रैश करवा के चला जाएगा, आधे लोग भाग जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। जिसको ये चीज़ें समझ में आए उसको ये पॉइंट समझ में आता है कि भाई 12 साल से गिरने वाला स्टॉक क्यों भाग रहा है। तो ये पहला वाला स्टॉक था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रवचन दे दिया। अभी हम लोग बाकी के स्टॉक को फटाफट कवर करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ क्योंकि सेम वही प्रॉब्लम है, लोग मोटिवेट होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आसपास का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, इस कंपनी में वो ग्रोथ वाला सेगमेंट नजर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ है क्या? अरे ये तो, इसमें तो हर कोई घुसना चाहता है। जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है सब फाइनेंस में रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा पूरे देश को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसको नहीं चाहिए। एंड फाइनेंस के चलते ही कितने सारे लोग मतलब अपनी, अरे बेस्ट एग्जांपल ले लो ना, अभी आईफोन की रिपोर्ट, वो भी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि आईफोन, जो भारत देश में 100 आईफोन बेचे जाते हैं ना, उसमें से 70 से ज़्यादा आईफोन ये ईएमआई के ऊपर दे रहे हैं। वो जीरो कॉस्ट कुछ रहता है ना उस चीज़ के ऊपर, सोच कर देखिए। मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी चीज़ें ईएमआई के ऊपर, मतलब फाइनेंस। बीच में हम लोगों ने और कौन सा देखा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिपोर्ट देखी थी। उन्होंने बताई थी कि एसयूवी गाड़ियाँ पहले अगर वो जितना बेचते थे उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ किस लिए हुआ है, क्योंकि लोन लेकर करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ एक और रिपोर्ट भी सामने निकल कर आई थी कि गाड़ी से रिलेटेड ऐसे कुछ तो बैंक था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, आप चेक कर लेना। बट बताने का मकसद क्या था कि इतना लोन लेकर ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। मतलब फाइनेंस ये एक ऐसी चीज़ है, हर कोई इसमें यहाँ पे मतलब ये जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ तो नज़र आती है। ठीक है। एंड इसमें अगर देखा गया तो जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इसको ज़्यादा महत्व मत दे लेना, अभी 372 पे, इसलिए ठीक है। कल ये 172 हो जाएगा तो आधे लोग रोना स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस तो देखा नहीं। बिजनेस वैसा तो अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। कौन सा? सबसे पहले तो नाम, भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है, एंड बड़ा स्टेक उन्होंने भी खरीद के रखा हुआ है। तो वो पोटेंशियल, जो मैं शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ ना, उसमें वो काबिलियत है। एंड सिनर्जी वाला पॉइंट भी है। कौन सा? इनके बाकी के बिजनेस, रिलायंस रिटेल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो डिजिटल लाइफ, मतलब जो जियो का टेलीकॉम का बिजनेस की बात करें, तो इस चीज़ के चलते अच्छा खासा बिजनेस ये करवा सकते हैं। डेटा भी रहेगा, ठीक है। रिटेल के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी चीज़ें वो खरीदते हैं, तो फाइनेंस भी कर पाएंगे। ये थियोरी अगर आपको सही लगती है देन विचार कीजिए, अगर आपको बकवास लगती है छोड़ दीजिए। कितना सिंपल है, ठीक है। बट नहीं, आप हमें बताइए, हम आंख बंद करके कुछ भी करने के लिए रेडी है। फिर वो नीचे नहीं जाना चाहिए। 100 रुपया हो गया मतलब हम बर्बाद हो गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं भाई। शेयर प्राइस हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तीसरी कंपनी की अगर बात करें दोस्तों तो एविएशन सेक्टर, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। एंड इसमें अगर आप चाहो तो इंटरग्लोब एविएशन को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी रिस्की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। एविएशन सेगमेंट में अगर देखा गया, दुनिया भर में अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी होते हुए देखने को मिल चुकी है। बट हमारे इंडिया की अगर बात करें तो अभी एक ग्रोथ वाला डिकेड हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। आने वाले समय में बहुत सारे पैसेंजर हम लोगों को एयरलाइन का इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली, डिमांड लगातार बढ़ रही है। एंड उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतनी बड़े एयरलाइंस हमारे देश में है ही नहीं, सिर्फ एक इंडिगो ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बाकी तो सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, वरना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कंपनी काफ़ी बड़ी है, बट येस ग्रोथ कंपोनेंट इस सेगमेंट में नज़र यहाँ पे आ जाता है। अयोध्या से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया, इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दिए। लक्षद्वीप से रिलेटेड मालदीव जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो लक्षद्वीप के लिए इन्होंने फ्लाइट स्टार्ट कर दिए। अलग अलग और नए डेस्टिनेशंस, 10 डेस्टिनेशंस इन्होंने फ्लाइट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा इन कंपनीज़ को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। अभी ये थोड़ा इफ बट वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोग रहते हैं ना भाई, वो सिर्फ स्टॉक के नाम ऐसे देख के वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, नाम देखेंगे और चले जाएंगे, तो उनकी बाद में इस बैंड बच जाती है, ठीक है। सो इफ बट मतलब क्या, ये जो मैं पॉइंट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो कंपनियां हैं इनमें भी ग्रोथ कंपोनेंट देखने को मिल सकता है, बट कुछ चीज़ें होनी चाहिए।
वो अगर नहीं हो रही है तो फिर इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर वो हो रही है तो डेफिनेटली ये भी आगे अच्छा कर सकते हैं। बड़े साइज़ की कंपनी, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी, मारुति के ऊपर फोकस रखना है। 2025 में गाड़ी लॉन्च करेगी, बट हम लोगों ने देखा है कि पेट्रोल डीजल में, पैसेंजर व्हीकल में 10 में से 7 गाड़ियाँ इन्हीं की बेची जाती है। ठीक है, तो क्या वही जलवा इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्हीं का रहेगा या नहीं, वो देखना चाहिए। देन मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कौन सा, वो खुद का पर्सनल डिसीजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जाते हैं। मतलब वो कमेंट में लिखते हैं, सर नहीं हमें तो ये गाड़ी अच्छी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं हमें अच्छी नहीं लगती है। अरे सिर्फ हमारा एक ओपिनियन से हम पूरी दुनिया का ये डिसीजन तय नहीं कर सकते। अगर 10 में से 7 गाड़ियाँ, मतलब 70% गाड़ियाँ इन्हीं की बेची जा रही है, मतलब भाई कोई तो खरीद रहा है और कोई तो बेच रहा है। अब बेच रहा था ऑब्वियसली मारुति है, मतलब खरीदने वाले इतने लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखना होता है। ठीक है, सो मारुति की अगर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025 में इनकी पहली गाड़ी आएगी, तो उसके सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने वो बेचेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है, फीडबैक क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इससे अंदाज़ा आएगा कि ये कंपनी कैसे करेगी करके परफॉर्मेंस। अगर बहुत ही एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, एकदम क्रेजी डिमांड रहा, तो डेफिनेटली ये भी कंपनी काफ़ी लोगों को चौंका सकती है। तो ये इफ बट वाला खेल है, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई बस खरीद ले और जो होगा देखा जाएगा करके, तो वो कोई मतलब की बात है नहीं भाई, फंस जाओगे बुरी तरीके से। ठीक है, सो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इलेक्शन है, आप सभी लोगों को पता ही है। इलेक्शन में तो आपको बताइए किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या मेजॉरिटी में आएंगे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ के चलते देखिए, अगर मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार बनी यहाँ पे, तो HAL, ये जो कंपनी तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम करने वाली, ठीक है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकती है। बट ये इफ बट वाला खेल है, सरकार मेजॉरिटी के साथ बनना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, तभी जाके ये जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। एंड कौन सी सरकार, तो देखिए इसके पहले कौन सी सरकार थी, पहले मतलब अभी बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, अभी तो आप सभी लोगों को पता है अभी इलेक्शन वापस स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, इलेक्शन होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो बीजेपी की सरकार के अंडर की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिले, इसलिए तो हम लोगों ने देखा एकदम रॉकेट की तरह स्टॉक यहाँ पे भागा है। तो डेफिनेटली क्या वो सरकार वापस चुन कर आएगी, जो व्यक्ति यहाँ पे इस पोस्ट पे था, क्या वो वापस वहीं पे बैठेंगे, क्या सेम आत्मनिर्भर भारत का नारा क्या कंटिन्यू होगा। ये सारी इफ बट वाली बातें अगर फुलफिल होती है तो HAL का स्टॉक जो उड़ान लगातार भर रहा है, ठीक है, तो उसकी उड़ान कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो ये इफ बट वाला खेल है, तो ये देखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि बस हवे में चले गए करके। ठीक है, तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या मेजॉरिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें मायने करेगी, खास करके HAL जैसी एंड बाकी अन्य PSU कंपनी के लिए भी। बट येस, ये 2.5 लाख करोड़ का बड़े साइज़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। बट येस, इनको जो फ़ायदा यहाँ पे करंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के चलते यहाँ पे हुआ था, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट यहाँ पे कंटिन्यू अगर हो जाती है तो HAL को फ़ायदा ज़रूर होगा। बट अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है तो डेफिनेटली इनको काफ़ी हैवी नुकसान हो सकता है, 40-50% भी क्रैश हो सकता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ये इफ बट वाला खेल है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने एनालिसिस यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बजट तो हर साल यहाँ पे आता ही है, एंड बजट की बात करें तो कैपेक्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है। एंड कैपेक्स अगर बहुत ही हेवीली अगर सरकार लगातार अगर कर रही है तो आप लोगों ने ज़रूर L&T जैसे कंपनी को ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। बट अगर कैपेक्स बहुत ही मिनिमम अगर होता रहेगा तो फिर L&T ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, तो ये इफ बट वाले स्टॉक्स थे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले जो स्टॉक्स थे वहाँ पे तो हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बाकी का जो सेकंड पार्ट था वो इफ बट के हिसाब से यहाँ पे चलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।